नमस्कार दोस्तों। किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी चोरी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछोना, वह नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पे चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरोदे जूते पहनकर भी उस वक्त इतनी खुशी मिलती थी जो अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं मिलती। गरम पनवे रस में जो मज़ा था वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था वह अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाता था। मेरी उम्र 8 साल की थी। हलदर मुझसे 2 साल जेठे थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटी खा के दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते। फिर तो सारा दिन अपना ही था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और न ही कोई गैर हाजिरी का जुर्माना देना पड़ता था। फिर डर किस बात का। कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या मदारी के पीछे पीछे घूमते पूरा दिन काट देते। कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी न था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहाँ एक कुआं खोदा जा रहा था। वह भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बिठाता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते थे। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींचते, कहीं खुरपी से क्यारियाँ गोड़ते, कहीं कैंची ले बेलों की कटाई करते। इन कामों में जितना आनंद आता था क्या बताएं। माली बाल प्रकृति का पंडित था। हमसे काम लेता पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा हो। जितना काम वह दिन भर में करता हम घंटे भर में ही निपटा देते। अब वह माली नहीं रहा, लेकिन बाग हरा भरा है। उसके पास से होकर गुजरता हूँ तो जी चाहता है उन पेड़ों के गले मिलकर रोऊं और कहूँ, प्यारों तुम मुझे भूल गए। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। मेरे हृदय में तुम्हारी याद अभी भी बनी हुई है, उतनी ही हरी जितनी तुम्हारे पत्ते। निस्वार्थ प्रेम के तुम जितने जीते जागते स्वरूप हो। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना करते कि उनकी बढ़ी हुई त्योरियां उतर जाती। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारते कि लोग चकित रह जाते। अब तो ये हाल है कि बहुत सिर खपाने पे ही कोई कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक के लिए करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुमारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे। यूँ कहिए हम मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता तो हम फूले न समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना न सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई न कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आधा सेर फलियां तोड़ ली तो कभी 10-5 ऊख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालियां ही ले गए। उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीज़ों की फसल न होती तो हम सज़ा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का बड़ा शौक था। मकतब में श्याम, बुलबुल, दहियल और चंडुलों आदि के पिंजरे लटके रहते थे।
हमें तो सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियाओं को ज़रूर याद हो जाते थे। हमारे साथ साथ वे भी पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हमें खूब मज़ा आता था। मौलवी साहब लड़कों को पतंगे पकड़कर लाने की भी ताकीद करते थे। इन चिड़ियों को पतंगों में विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतंगों के सिर ही चली जाती। उनका बलिदान कर कर हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को शांत कर देते थे। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुँह धोने गए। हलधर ने कोई सफ़ेद सी चीज़ मुट्ठी में लेकर दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। विस्मित होकर पूछा, ये रुपया तुम्हें कहाँ मिला? हलधर, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके और उस पे चढ़ के फिर उतार लाया। घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं। रुपए पैसे ऐसे ऊंचे स्थान पे ही रखे जाते थे। एक दिन पहले चाचा जी ने सन बेचा था, उसी के रुपए जमींदार ने दिए थे। हलधर को न जाने कैसे पता चल गया। जब घर के सब लोग काम धंधे में लग गए तो अपनी चारपाई खड़ी की और उस पे चढ़ के रुपया निकाल लाया। उस वक्त तक हमने कभी रुपया छुआ भी न था। वह रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगें दिल में उठती थी वे अभी भी याद है। हमारे लिए रुपया एक अलभ्य वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आना पैसे मिलते थे। वे भी महीने के अंत में चाचा जी आके खुद ही दे जाते थे। भला कौन हमारे गर्व का अनुमान लगा सकता है? लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। रुपए अनगिनती तो थे नहीं। चोरी का खुल जाना मानी हुई बात थी। चाचा जी के क्रोध का मुझे तो नहीं पर हलधर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। यह उनसे ज़्यादा सीधा साधा आदमी दुनिया में और कोई न था। पर जब क्रोध आ जाता तो फिर उन्हें कुछ न सूझता। और तो और चाची भी उनके क्रोध का सामना करते डरती थी। हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर यह निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को कौन जाने दे। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं, और अगर हो भी गया तो हम साफ इनकार कर जाएंगे। कहेंगे हम रुपया लेके क्या करते। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। कोई हमसे न बोला। हमने नाश्ता भी न किया, चबेना भी न लिया। किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे। आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मदरसे की ओर जा रहे थे। आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद इतना आनंद न होता। हजारों मंसूबे बांधे थे, हजारों हवाई किले बनाए थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था। जीवन में फिर शायद ही यह अवसर मिल सके। इसलिए रुपए को इस तरह खर्च करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 आने से बहुत सी मिठाई मिल जाती थी और शायद आधा सेर मिठाई से हम दोनों आफर जाते। लेकिन ये ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए जिसमें मज़ा भी आए और पेट भी भर जाए और पैसे भी कम खर्च हों। आखिर अमरूदों पर हमारी नज़र गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था। बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हलधर ने खटिकन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से पूछा, रुपया कहाँ से पा लाए?
चुरा तो न लाए? जवाब हमारे पास पहले से ही तैयार था। ज़्यादा नहीं तो 2-3 किताबें तो पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर तो हो ही चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे न थे तो चचा जी ने रुपया ही दे दिया। इस जवाब ने खटीकन का संदेह दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए। मगर अब 15.5 आने पैसे कहाँ ले जाएं? 1 रुपया छुपा लेना तो इतना मुश्किल काम न था। पैसों का ढेर कहाँ छिपाते? न कमर में इतनी जगह थी और न कोई जेब में इतनी गुंजाइश। इन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद निश्चय किया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाएं, से 3.5 आने की मिठाई खाई जाए। ये फैसला करके हम लोग मदरसे पहुँचे। आज कई दिन बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा, इतने दिन कहाँ रह गए थे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई थी। ये कहते कहते 12 आने उनके सामने रख दिए। फिर क्या पूछना था? पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाछें खिल गई। महीना ख़त्म होने में अभी कई दिन बाकी थे। साधारणतः महीना चढ़ जाने पर और बार बार मांगने पे पैसे मिलते थे। अब कि इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश हो जाना कोई अस्वाभाविक बात तो थी नहीं। हमने अन्य लड़कों की ओर सगर्वित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हों, एक तुम हो कि मांगने पे भी पैसे नहीं देते और एक हम हैं कि पैसे दिए देते हैं। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है। दोपहर में छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा कर ही चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहार रहेगी। मज़े से रेवड़ियाँ गोलगप्पे खाएंगे, झूला झूलेंगे और शाम को घर जाएंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त लगा दी। शर्त यह थी कि जो सबक दिया है वो छुट्टी से पहले याद करके सुनाना होगा। जो सबक सुना देगा उससे छुट्टी मिल जाएगी और जो न सुना सकेगा उसे छुट्टी न मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए। और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वे सब भी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतज़ार भी न किया। तय हो गया कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाएगा और दोनों साथ साथ मेला देखेंगे। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह न आएगा 1 पैसा भी खर्च न करूँगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुँचे 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, पर हलधर का कहीं कोई पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता ही भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में मन भी तो न लगता था। यह संशय भी हो रहा था कहीं चोरी पकड़ी न गई हो और चाचा जी हलधर को पकड़कर घर तो न ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियाँ खाई और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया, मदरसा होके चलूं, शायद हलधर अभी भी वहीं हो। मगर वहाँ सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिल गया। उसने मुझे देखते ही जोर से कहाका मारा और बोला, बच्चा घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है। तुम्हारे चाचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसा तान का घूसा मारा
कि मियाँ हल्दर मुख के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते हुए लेके गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वह भी वापस ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की ही पड़ेगी। मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे डर था। पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता कर ली। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो वहाँ के डीह की सुमिरन आई, क्योंकि अपने हलके में डीह की इच्छा ही सबसे ऊपर रखी जाती है। यह सब कुछ किया, लेकिन जो जो घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी, गठाएं उमड़ती जाती थी। मालूम होता था आसमान फटकर गिर ही जाएगा। देखता था लोग अपने अपने काम छोड़कर भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जा रहे थे। चिड़िया अपने घोंसले की ओर उड़ती जाती थी, लेकिन मैं उसी मंद गति से चला जाता था, मानो पैरों में शक्ति ही नहीं। जीता चाहता था जोर का बुखार आए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गधे पे नहीं चढ़ता, बुलाने से तो मौत भी नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ न हुआ और धीरे धीरे चलने पे भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो। हमारे द्वार पर इमली का एक घना सा वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घर में घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जाके छुप जाऊं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती, वह अवश्य मेरा विश्वास करेगी। उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वह और पिघल जाएगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है। सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता। लेकिन वहाँ तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा नहीं रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुख से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बैराठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। यह तो नहीं कह सकता कि उन्हें बीमारी क्या थी, पर वह मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशी के गिलास में एक बोतल से कुछ उड़ेल उड़ेल के पिया करते थे। शायद यह किसी तजुर्बेदार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाइयाँ सब बासने वाली और कड़वी होती हैं। यह दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी न जाने क्यों इस दवा को खूब मज़ा ले लेके पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने से ही होता हो। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी तो 4-5 और रोगी भी आ जाते थे और घंटों बैठ के दवा पीते थे। मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी वह दवा ही पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत भी सीख रहे हो? बोल, तूने रुपए चुराए कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते डरते थे।
पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोल, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेलकर कहा, मैंने कहा। मुख से पूरी बात निकल भी न पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए हुए दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए हुए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी इससे हाथ भी नहीं लगाया तब यह हालत है, और जब तमाचा पड़ जाएगा तो फिर क्या होगा। मैंने जो देखा कि मेरी ये हिमाकत काम आ रही है तो और भी गला फाड़ फाड़ के रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया और अंदर भाग गया। लेकिन अंदर का दृश्य इससे भी भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलदर के दोनों हाथ एक खंबे से बंधे हुए थे। सारी देह धूल दूषित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लौटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उसके आंसुओं से भीग गया। चाची हलधर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चाची की निगाह पड़ी। बोली, लो, वह भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा, हलधर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर पे आकर बताया क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। हलदर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ न बिगड़ना। मैंने मार कभी न खाई थी। मेरा तो 2-4 घूंसों में ही काम तमाम हो जाता। फिर हलदर ने भी तो अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चाची मुझसे ये क्यों पूछती, रुपया तुमने चुराया है या हलदर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय गलत नहीं था। मैंने छूटते ही कहा, हलदर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा, देखा, वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी बच्चा किसी भी आदत में पड़ सकता है पर रुपया नहीं चुरा सकता। वह पैसे को हाथ भी नहीं लगाता। लेकिन सब मुझे ही गलत बता रहे थे। हलदर, मैंने तुमसे कब कहा कि बताओगे तो मारूंगा? मैं, वहीं तालाब के किनारे तो। हलदर, अम्मा, बिल्कुल झूठ है। चाची, झूठ नहीं, सच है। झूठ तो तू है और तो सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया है ना। तेरा बाप नौकरी करता, बाहर से रुपए कमा के लाता, 4 जने उसे भला समझते तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई। तेरे भाग में तो लात खाना लिखा था, सो तुझे वही मिली। यह कहते हुए चाची ने हलदर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया था। नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैं अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषिता साबित करने लगा। मेरी सरल हृदय माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि सारा अपराध हलदर का ही है। एक क्षण बाद मैं गुड़ चबेना लिए हुए कोठरी के बाहर निकला। हलदर भी उसी वक्त चिवड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, हलदर की दुखमय।
पर अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबेना। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।